अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना MGT 211 का लेक्चर नंबर 3 विच इज़ अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सॉल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप को देख के परेशान नहीं होना, इसका जितना बड़ा वर्ड है ये इसका मतलब सिर्फ मलकियत है, यानी किसी चीज़ को आप ऑन करते हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक एक्ट है जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं, उन्हें मिलाते हैं एक इफेक्टिव कॉपरेशन में, ताकि उससे हम बिजनेस के जो मकासद हैं वो हासिल कर सकें। L.H. हेनी के वर्ड्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्विज भी है तो ध्यान से देखना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इट इज मोर और लेस इंडिपेंडेंट कम्प्लेक्स। ये एक इंडिपेंडेंट कम्प्लेक्स है किसका? जिसमें जमीन आती है, लेबर आता है, सरमाया आता है और इसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और डायरेक्टेड होती है ये किसके लिए? प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए। बट एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, कारोबारी सलाहियत। नेक्स्ट है जी स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये स्टैफर्ड है, इसके अकॉर्डिंगली ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस की, जिसमें सिर्फ एक इंसान ही पूरा बिजनेस कंट्रोल कर रहा होता है। ये आगे हमने वर्ड बार बार यही पढ़ना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में वन मैन शो होता है। ये इसमें कोई पार्टनर नहीं होता आपका, आप पूरा बिजनेस अकेले संभाल रहे होते हैं। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस की। इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो हैं जी इजी फॉर्मेशन, मतलब आराम से बन जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिम्मेदारी की कोई हद नहीं है, सब कुछ आपको खुद ही देखना होगा। ऑनरशिप होगी इसमें, प्रॉफिट भी सिर्फ आपको हो रहा होगा। मैनेजमेंट और इजीली डिसोल्यूशन, मतलब आप आराम से इसे खत्म भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब इसमें भी एक क्विज है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप ये रिलेशन है दो लोगों के बीच में जो इस चीज पे एग्री करते हैं कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा वो इकट्ठे, यानी वो दोनों के लिए होगा। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप सिर्फ दो लोगों के ही दरमियान हो, दो से ज्यादा लोग भी पार्टनरशिप कर सकते हैं और जो प्रॉफिट होगा बिजनेस से वो एक एग्रीड रेशो में उनको डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स के दरमियान। इसके भी कुछ फीचर्स हैं, यानी लीगल एंटिटी है, प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स है, मैनेजमेंट और नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर 3 पे आता है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू S.E. थॉमस, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed usually for the pursuit of some commercial purposes। मतलब कि कंपनी क्या है? ये एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है लोगों की, और बनाई किस लिए जाती है? ताकि जो कमर्शियल पर्पसेस हैं उन्हें हासिल किया जा सके। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो क्रिएट हुई है लॉ के तहत। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसके कुछ फीचर्स हैं आगे जी। क्रिएशन ऑफ लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और कॉमन सील होती है। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। अकॉर्डिंग टू Herrick, cooperation is an action of persons voluntarily united for utilizing reciprocally their own forces, resources or both under mutual management for their common profit or loss। ये एक एक्शन है लोगों का जिसमें वो यूनाइटेड होते हैं, मुत्तहिद होते हैं अपनी ही फोर्सेस और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, ताकि उनका जो प्रॉफिट और लॉस है वो कॉमन हो। म्यूचुअल मैनेजमेंट फॉर देयर कॉमन प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड फॉर द हेल्प ऑफ पुअर पीपल। गरीब लोगों की मदद के लिए ये बनाई जाती हैं। ये इकोनॉमिकली वीक जो लोग होते हैं सोसाइटी के वो बनाते हैं। तो इसकी भी फीचर्स हैं, इजीली फॉर्मेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है और इक्वल राइट्स है। कम्बिनेशन, इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्विज में आ सकती है। हैंसन कम्बिनेशन इज द एसोसिएशन टेम्पररी और परमानेंट ऑफ टू और मोर फर्म्स। कम्बिनेशन भी एक एसोसिएशन है, मतलब ये टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा कंपनीज के लिए। बिजनेस कॉम्बिनेशन कब होता है? जब इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कंपनीज आपस में मिल जाती हैं। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। इसके जो फीचर्स हैं इसमें आती है इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर काम डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक जो आपकी तंजीम है उसके
इम्पोर्टेंस क्या है, वो ज़रूरी क्यों है। इसमें 13 पॉइंट्स है। अगर आप हेडिंग्स को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो अंदर आप खुद लिख सकते हैं। मतलब आपको मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर हेडिंग का कि इसमें बोला क्या है। अब जी डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर 1 पॉइंट। जो एक और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम है मार्केटिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, ये सब सॉल्व कर देता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चीज़ों को तो उससे ये प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। फीडबैक, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ को पॉसिबल करती है कि सेकंड पॉइंट है फीडबैक। मार्केट से फीडबैक जो मिलती है उससे एक ऑर्गेनाइजेशन इजीली प्रोडक्शन के जो डिसीजंस हैं वो ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक बिजनेसमैन को गाइड। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मतलब कि एक बिजनेसमैन को ये हेल्प करता है कि अपनी फाइनेंशियल नीड्स को वो पूरा कर सके और इस तरह उसके बिजनेस को भी प्रोग्रेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जो हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे भी फिक्स कर देता है। एक जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इंट्रोड्यूस करता है इंटरनल चेक की स्कीम, जिससे जो फ्रॉड्स हैं, जो एरर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट है मिनिमम कॉस्ट। ये हेल्प करता है कि जो मिनिमम कॉस्ट है उसमें बिज़नेस चल सके। मिनिमम वेस्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम वेस्टेज। जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रिड्यूस करता है वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल को और दूसरे अखराजात को भी। इस तरह जो रेट है प्रॉफिट का वो इंक्रीज़ होता है। नंबर 7 पॉइंट है प्रोडक्ट ग्रोथ। एक जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत हेल्पफुल है प्रोडक्ट ग्रोथ में। आपकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। 8 पे है जी क्विक डिसीजन। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट ईजी टू टेक क्विक डिसीजंस। जाहिर सी बात है एक तंजीम के तहत आप काफ़ी लोग होंगे, आपका बिज़नेस के जो फैसले हैं वो इजीली ले सकेंगे, फ़ौरन ले सकेंगे। रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली रिकॉग्नाइज़ करती है प्रॉब्लम्स को जो बिज़नेस में होती है और उनके सॉल्यूशंस को भी। नंबर 10 पॉइंट है जी रिड्यूसेस द कॉस्ट। तो जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रिड्यूस करती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। सेक्रेटरीट फंक्शंस, ये एक बिज़नेसमैन को गाइड करता है बेस्ट वे जिसमें वो अपने दफ्तरी काम परफॉर्म कर सकता है। स्किल्ड सेलमैन, इट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट प्रोवाइड्स अ स्किल्ड सेल्समैन फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो ये स्किल्ड सेलमैन भी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 13 पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। तो एक जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बिज़नेसमैन को गाइड करके उसे किस तरह की ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए अपनी सेल्स की वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है जी प्री रिक्विजिट्स ऑफ बिज़नेस। मतलब कि बिज़नेस करना है तो उसकी कुछ शराइत होंगी। इसमें 15 पॉइंट्स हैं तो इनको भी पॉइंट्स को अच्छी तरह याद करना है ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिलेक्शन नंबर 1 है कि भाई आपने बिज़नेस करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपकी सिलेक्शन अच्छी हो, आप वही करें जिसका आपको पता हो। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। नंबर 2 पॉइंट है कि जो पर्सन शुड प्रिपेयर द फिजिबिलिटी रिपोर्ट अबाउट द बिजनेस टू बी स्टार्टेड। ये जो रिपोर्ट होती है ये प्रोवाइड करेगी फैक्ट्स और फिगर्स को वेदर द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसका मतलब हमें ये बताएगी कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उससे हमें कोई प्रॉफिट होना भी है कि नहीं होना। नेचर ऑफ बिजनेस, डिफरेंट नेचर होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेडिंग होती है और सर्विसेज होती है। ये एक नेचर है बिजनेस की। तो एक बिजनेसमैन को डिसाइड करना चाहिए कि उसने अपना जो बिजनेस है वो किस टाइप का स्टार्ट करना है। नंबर 4 पॉइंट है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। तो जो बिजनेसमैन है उसे ये ध्यान रखना होगा कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या है। मतलब कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो पूरा साल थ्रू आउट द सीज़न चल रही है। ये ना हो कि वो सीजनल हो। अगर तो सीजनल है तो उसे वो बिजनेस स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। नंबर 5 पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस। द साइज ऑफ बिजनेस मीन्स द स्केल ऑफ बिजनेस। मतलब कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो मार्केट में किस हिसाब से अकोमोडेट हो रहा है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या वो उसका साइज इंक्रीज हो भी रहा है कि नहीं। नंबर 6 पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। बिजनेस लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई स्टार्ट करना चाहते
चाहते हैं बिजनेस तो उसकी लोकेशन देखनी होगी जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, चीप लेबर हो, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो। गवर्नमेंट पॉलिसी को भी ध्यान में रखना होगा एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होना चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्री और चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने चाहिए, पावर रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। So the businessman must keep in view this factor. Hiring employees, एक जो businessman है उसे efficient और competent employees इन business में अपने रखने होंगे और proper training देनी होगी employees को। Product pricing, एक जो businessman है उसे decide करनी होगी product की price। शुरू में उसकी price को कम होना चाहिए, जबकि जब वो चीज़ चल पड़े तो फिर आप अपनी मर्जी से करें जो भी करना। नेक्स्ट है जी functions of business। तो 11 पॉइंट्स हैं इसमें। नंबर 1 है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन होती है गुड्स की और सर्विसेज की, जो कि मेन फंक्शन है किसी भी बिजनेस का। ये रेगुलर होनी चाहिए और गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी इंसानी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। सेकेंड पॉइंट है सेल्स। सेल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस। 2 टाइप्स हैं इसकी, एक है जी कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल। तो जो सेल है वो रेगुलर होनी चाहिए और रीजनेबल प्राइस पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंस। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस टू सिक्योर फाइनेंस। फाइनेंस क्यों ज़रूरी है? बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट और एक्सपेंशन के लिए। तो 2 सोर्सेज हैं इसकी, ऑनर्स कैपिटल और बोरोड फंड्स। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट फंक्शन। To do things efficiently and effectively is known as management. The functions of management are planning, organizing, leading, controlling, stuffing. तो जो मैनेजमेंट है वो क्या efficiently और effectively काम करती है। मैनेजमेंट ही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस तरह से आपने काम करना है। नेक्स्ट है इनोवेशन। इन दिस एरा ऑफ कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस इनोवेशन इज़ एसेंशियल, यानी आपको नई चीज़ें मार्केट में लेके आनी होगी, नई टेक्निक्स होनी चाहिए आपके पास प्रोडक्शन की, जिससे आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर सके। नेक्स्ट है पॉइंट अकाउंटिंग। तो जो बिज़नेस है उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, जिसमें आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ पूरी रिकॉर्डेड हो। With proper accounts, the owner can know the actual performance of business and chances of fraud are reduced. इससे जो chances हैं कोई फ्रॉड के वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू हैरी हेंसर, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबल बाय द कंज्यूमर्स एंड कंडक्ट ऑफ दोज एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिटवीन सेलर एंड बायर। मतलब कि मार्केटिंग में क्या होता है, ऐसी डिज़ाइन प्रोडक्ट्स के होने चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो कंज्यूमर्स के लिए, और ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होनी चाहिए जो फैसिलिटेट करें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को, किनमें, सेलर और बायर में। मार्केटिंग से ही गुड्स जो उनसे हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। The concept of marketing mix is very important in marketing. It involves 4 P's: product, price, place and promotion. Next है क्वालिटी इन्वॉल्वमेंट। तो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए। रिसर्च इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें रिसर्च है। रिसर्च से क्या होता है, आपके पास न्यू नॉलेज आती है। इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं कि एक बेसिक्स रिसर्च होती है और एक अप्लाइड रिसर्च होती है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू मेक फ्रेंडली रिलेशन विद पब्लिक। इन दिस वे सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। कि आपके पब्लिक के साथ फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, इस तरह भी आपकी जो सेल की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है जी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये कि ये ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। कोई लीगल प्रोविजन, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये करो वो करो। सिंपल एक इंसान सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। स्मॉल स्केल वर्क है ये। इसे हम सोल ओनरशिप, इंडिविजुअल पार्टनरशिप, सिंगल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। 2 डेफिनेशंस हैं, एक स्टैफर्ड ने बोली है और एक बेकर ने बोली है। अब अकॉर्डिंग टू स्टैफर्ड,
It is the simplest form of business organization which is owned and controlled by one man. वही बात आ गई है। और सेकंड पे अकॉर्डिंग टू जी बेकर, sole proprietorship is a business operated by one person to earn profit. यानी एक इंसान ही काम कर रहा है और एक इंसान को ही सारा फ़ायदा है। इसी खसूसियात हैं, इसमें 15 पॉइंट्स आ गए हैं। आपने सिर्फ हेडिंग्स को मेन फोकस रखना है। हेडिंग्स आती होंगी, उनका कॉन्सेप्ट पता होगा तो कोई अंदर मटेरियल नहीं है ऐसा जिसको रट्टा मारने की ज़रूरत हो। नंबर 1 पॉइंट है कैपिटल, सरमाया। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द कैपिटल इज़ नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय द ऑनर हिमसेल्फ, यानी जो बिज़नेस चला रहा है उसी ने ही कैपिटल, उसी ने ही सरमाया देना है। हाउएवर इफ़ एडिशनल कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, सच कैपिटल कैन बी इंक्रीज बाय बोरिंग, यानी अगर आपने ज़्यादा सरमाया चाहिए तो आप किसी से उधार मांग सकते हैं। ईजी डिसोल्यूशन है, ईजीली आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, ईजीली ट्रांसफरेबल है। सच टाइप ऑफ बिजनेस कैन ईजीली बी ट्रांसफर टू वन अनदर पर्सन, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी से एक्शन ले सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस, इसकी फॉर्मेशन भी ईजी है दूसरे अगर पार्टनरशिप के लिहाज से देखा जाए तो। लीगल एंटिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप द बिजनेस हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द सोल ट्रेडर, मतलब कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें आप खुद ट्रेडर होते हैं, कोई दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई दूसरा इंसान नहीं होता है। लीगल रिस्ट्रिक्शन, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती सोल ट्रेडर के लिए कि वो अपना सेटअप करें बिजनेस, बट देयर मे बी लीगल रिस्ट्रिक्शंस फॉर सेटिंग अप पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ, the continuity of sole proprietorship is based on good health or life or death of the sole owner, मतलब कि जो इंसान बिजनेस चला रहा है वो खुद उसे ऑन कर रहा है तो उसकी लाइफ मैटर करेगी बहुत ज़्यादा। अगर उसी की डेथ हो जाएगी तो बिजनेस कौन चलाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक इंसान के अंडर ही रहती है, एक इंसान ने ही, जो ऑनर है उसी ने ही सब कुछ कंट्रोल करना है। ऑनरशिप सिर्फ वन मैन शो है, एक इंसान ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। प्रॉफिट भी सब कुछ एक इंसान को ही मिलेगा। जो साइज है बिजनेस का वो यूजुअली स्मॉल होता है। सक्सेस ऑफ बिजनेस, द सक्सेस एंड गुडविल ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सोल ऑनर, यानी कि सिर्फ एक इंसान के ही ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस कितना ज़्यादा सक्सेस करता है, कितना ज़्यादा चलता है। सीक्रेसी इजीली मेंटेन होती है कि आपके जो सीक्रेसी मतलब कि जो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं आपके, वो सिर्फ आपके पास ही रहते हैं। 15 पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी जिम्मेदारी की कोई हद नहीं है। एक इंसान के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी कभी उसे अपने पर्सनल एसेट्स जो उनसे होते हैं वो भी देने पड़ते हैं, अपने पास से पैसे देने पड़ते हैं डेबिट्स को और दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें 20 पॉइंट्स हैं तो मेन फोकस हमारा होगा हेडिंग्स पर। नंबर 1 पॉइंट है कॉन्टेक्टेड विद द कस्टमर्स। एक जो बिजनेसमैन है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है अपने कस्टमर के साथ, वो ये चीज़ें देख सकता है कि क्या चीज़ें पब्लिक में लाइक हो रही हैं और क्या डिसलाइकिंग है। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्ट रिलेशन विद वर्कर्स, तो इसमें बिजनेसमैन का डायरेक्ट रिलेशन होता है अपने वर्कर्स के साथ और वो ज़्यादा अच्छी तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकता है। ईजी फॉर्मेशन, हम ये दोबारा से वही पॉइंट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं कि ईजी फॉर्मेशन है, आराम से बन सकती है। ईजी डिसोल्यूशन, ये सारी बातें किसकी हो रही हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की, मतलब ईजीली फॉर्मेशन है, ईजी डिसोल्यूशन है, ईजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है, इंटायर प्रॉफिट सिर्फ एक इंसान का ऑनर का हो रहा है, इंटायर कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, सब कुछ उसके जो ऑनर है उसी पे ही डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंस होगी, किसी दूसरे पर्सन का, किसी दूसरे इंसान का कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि जो काम कर रहा है उसको वो खुद सेटिस्फाई है। प्राइम क्रेडिट स्टैंडिंग है, यानी वो किसी से भी उधार ले सकता है। क्विक डिसीजंस हैं। पर्सनल इंटरेस्ट है, a sole proprietor takes keen interest in the affairs of business because he alone is responsible for profit and loss। जब उसे पता है कि सारा प्रॉफिट और सारा लॉस सिर्फ उसी को होगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। Saving in interest on borrowed capital, sometime a sole proprietor borrows money
टू इंक्रीज हिज कैपिटल फ्रॉम हिज रिलेटिव्स विदाउट इंटरेस्ट। कभी कभी आप अपने रिश्तेदारों से भी हेल्प ले सकते हैं। सेविंग इन लीगल एक्सपेंसेस एज देयर आर नो लीगल रिस्ट्रिक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेविंग्स एज लीगल एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड। तो लीगल एक्सपेंसेस होते ही नहीं है, इस वजह से भी आपके पैसे बच जाते हैं। नेक्स्ट है सेविंग इन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। द ओनर ऑफ द बिजनेस हिमसेल्फ परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, सो इट रिड्यूसेस द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं, कम लोग मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ वो अकेला ही कर रहा है, तो पैसे सिर्फ उसी के पास रहेंगे, डिफरेंट लोग तो मैनेज नहीं कर रहे। सेविंग इन टैक्सेस। The tax rates are very low on sole proprietorship because it is imposed on the income of a single person. तो जी टैक्स भी सेव होती है, सीक्रेसी पहले भी देख लिया है और सोशल बेनिफिट भी हमने पहले देख लिया है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें 16 पॉइंट्स हैं, तो हेडिंग को मेन फोकस रखना है हमने। कंटिन्यूटी, भाई जो लाइफ है ऑनर की वो उसका ज़रूरी है कि वो रहे, वो ऑनर जो है वो हेल्दी रहेगा तभी उसका जो बिजनेस है वो चल पाएगा। तो कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी ऑनर की डेथ। सेकंड पॉइंट है जी चांसेस ऑफ फ्रॉड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन। जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं बनाए जाते, जिससे फ्रॉड के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक्सपेंशन डिफिकल्टी, लिमिटेड लाइफ ऑफ ऑनर और लिमिटेड कैपिटल की वजह से जो एक्सपेंशन है उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है। लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो सोर्सेज हैं सिंगल इंसान के, एक अकेले बंदे के, वो लिमिटेड होंगे, तो वो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जो कि एक बड़ा डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ कैपिटल होगा, लैक ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट होगा कि प्रॉपर चेक नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ इनोवेशन होगा, नई टेक्निक्स और न्यू मेथड्स नहीं आ पाएंगे, नई प्रोडक्ट्स नहीं आ पाएंगी। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होगा, मतलब कि जो लोग हैं वो शो करेंगे लेस कॉन्फिडेंस इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज कोई लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन होगा, ये डिसएडवांटेजेस हैं कि आपके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी। मैनेजमेंट डिफ़िकल्टी होगी, मच स्ट्रेन ऑन हेल्थ, यानी कि जो ऑनर है उसकी हेल्थ पे भी काफ़ी असर होगा सिर्फ अकेले होने की वजह से, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर बिजनेस रन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उससे ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी। नॉट ड्यूरेबल, परमानेंट एग्जिस्टेंस इसकी नहीं होगी। रिस्क ऑफ केयरलेस ड्राइंग्स होगा, मतलब कि गलत फैसले लेने का रिस्क होगा। रिस्क ऑफ लॉस होगा कि गलत फैसलों से आपको लॉस ही होना है, प्रॉफिट तो होने से रहा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, मतलब कि ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म होने में ही नहीं आएंगी। इसके बाद जी कंक्लूजन ये बता रहा है हमें अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से जो ऑनर है वो ज़्यादा केयर करेगा और ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगा अपना बिजनेस में, क्योंकि अगर उसे लॉस होगा तो वो सब उसी के लिए ही होगा, कोई दूसरा इंसान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे कि पूरा प्रॉफिट सिर्फ उसे ही मिलेगा, तो ये चीज़ उसे इनकरेज करती है कि वो ग्रेट एफिशिएंसी के साथ अपने बिजनेस को प्रमोट करे। आज के लेक्चर में जी मेन चीज़ जो सी हमारी थी वो थी हेडिंग्स। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हर हेडिंग में इतने थे, और अगर आपको हेडिंग याद है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए ये कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ देखने में इतना बड़ा सा लग रहा था, है ये कुछ भी नहीं। होपफुली समझ आ गया होगा। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।